वो जो दिन 3 रुपए वाले थे, क्या आज भी वो दिन याद आते हैं आपको? याद आते हैं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि 3 रुपया मेरे लिए मायने रखता था और मैं बहुत खुश होता था। हाँ। जब मेरे को 90 रुपया महीने में 30 दिन काम करने में इंस्टीट्यूट से कैश डिपार्टमेंट से मिल जाते थे और वो 90 रुपया मैंने खुद कमाया अपना श्रम देके। कहीं पढ़ा है कि जब आपने कंपनी शुरू की थी तो आप खुद साइकिल पर जा के दूध इकट्ठा करते थे किसानों से, क्या ये सही बात है? मैं इकट्ठा भी किया, बेचा भी। अच्छा, साइकिल पे बेचा भी, साइकिल पे इकट्ठा भी किया। सर आज तकरीबन आपका जो टर्नओवर की हम बात करें, कितना टर्नओवर तकरीबन जा चुका है? Sir, last year we had 1085 around 1100 crores. So 1100 करोड़। इस साल हम लोग ऐसा तो ऊपर वाला ठीक रहे तो हम लोग 1200 करोड़ रुपया क्रॉस कर जाएंगे। मोटिवेशनल वीडियो है ये। कभी आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं क्विट कर जाऊं? कभी लगा कि क्विट कर जाऊं? नहीं लगा। दोस्तों, इस वक्त मैं रेड काउ डेयरी के फैक्ट्री में हूं और इस कंपनी की शुरुआत जिन्होंने की उनका नाम नारायण मजूमदार है। और आप क्या जानते हैं, कभी उन्होंने अपनी जो पहली इनकम थी वो उन्होंने की थी महज 3 रुपए और आज इस कंपनी का टर्नओवर है 1100 करोड़ रुपए। तो सोचिए, 3 रुपए से शुरुआत और आज पहुंच गए 1100 करोड़ तक। चलिए अंदर चलते हैं, उनसे आपको मिलवाते हैं और वो अपनी जर्नी के बारे में तो हमको बताएंगे ही और ये भी बताएंगे कि क्या क्या मुश्किलें आई जिनको पार करके उन्होंने आज इतनी बड़ी कंपनी की स्थापना की। तो चलिए उनसे करते हैं मुलाकात। तो दोस्तों, अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं नारायण मजूमदार जी, जिन्होंने कभी 3 रुपए से शुरुआत की थी अपने व्यापार की और आज 1100 करोड़ रुपए की ये कंपनी चलाते हैं रेड काउ। और तकरीबन 5 लाख लीटर दूध रोज किसानों से लिया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। सर आपका स्वागत है आज। नमस्ते। नमस्कार सर। सर सबसे पहले मुझे अपने बारे बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके माता पिता क्या करते थे, थोड़ा सा पहले ये बताइए। देखिए, मेरा जन्म हुआ एक गांव में, बंगाल की एक गांव में जी। मेरा पिता किसान था। ओके। जमीन वगैरह था हमारा 2-4 बीघा, उसी में ही चलते थे। और माताजी घर के काम काज करते थे, हाउसवाइफ थी। तो जैसे एक गांव का किसान होते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, वैसे ही हमारा भी था। बचपन में गांव के स्कूल में पढ़ाई किया, फिर उधर से मैं चांस मिल गया हरियाणा में। और घर के हालात कैसे थे सर? क्या आपका परिवार एक अमीर किसान परिवार था? हम अमीर कभी नहीं थे, अमीर किसान परिवार भी नहीं थे, आम किसान परिवार थे। और पढ़ाई करने के बाद मैंने 79 में पास किया, ग्रेजुएशन किया डेयरी टेक्नोलॉजी में। तो उसके बाद मैंने नौकरी किया कहीं जगह। तो 97 में ये बिजनेस मैंने चालू किया। पढ़ने का टाइम में भी पैसा नहीं था। अच्छा। हाँ, तो उस समय भी हम लोग इंस्टीट्यूट में 2 घंटा काम करोगे तो 3 रुपया मिलता था। तो मैं मिल्क पार्लर में दूध बेचा करते थे 5 बजे से। जब क्लास खत्म हो जाते थे, सब दुनिया गप्पे मार रहा है, तो मैं जाके मिल्क पार्लर में दूध बेच रहा हूँ क्योंकि मेरे को 3 रुपया बहुत ज़रूरी है। तो महीने का 90 रुपया आ जाता है। तो सरकारी स्कॉलरशिप था 100 रुपया, तो 190 रुपया हो गया। तो मैं तो फिर वहाँ जितना बाकी सारे मेरे दोस्त थे उनका बराबर हो गया, मेरे पास 200 रुपया आ गया। तो वो जो करना चाहता है, मेरा 2 घंटा नहीं मिलता था। हाँ। लेकिन बाकी समय पढ़ाई और जैसा हॉस्टल में चलता है सब कुछ ही नॉर्मल था। लेकिन सर, एक किसान परिवार का बेटा और डेयरी फार्मिंग में जाना, क्या आपके पिता ने नहीं कहा कि भाई आप किसान हो तो किसानी करो घर में, या कोई नौकरी कर लो? क्योंकि जैसा होता है कि नहीं, एक सरकारी नौकरी कर लो, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। ऐसा नहीं बोला। हाँ। मेरे को पढ़ाया गया इस तरह, जो हमारे जो जमीन थे वो धीरे धीरे बेचा गया था और मुझे 100 रुपया करके भेजा जा रहा था। तो मैं पढ़ के आने के बाद पहले पिताजी कुछ नहीं, पिताजी खुश थे, माताजी को कुछ मालूम नहीं है, खुश भी नहीं थे और दुखी भी नहीं थे, ऐसे ही है। क्योंकि वो माँ है, उसको उतना ही दुख है जब बेटे पास में नहीं रहेगा, दूर जा रहा है पढ़ने का। तो बाप का तो हेडमास्टर सर ने बोला कि ये पढ़ाई अच्छा है, इनको नौकरी मिल जाएगा, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा आगे। 4 साल के बाद 4 साल का कोर्स हुआ करता, करनाल का जो कोर्स, करनाल का कोर्स है सर आपका? बैचलर ऑफ साइंस इन डेयरी टेक्नोलॉजी। ओके।
तो जिसको आजकल का ज़माने में बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो वो कोर्स करने के लिए हम गए थे उधर, तो किया। उसके बाद आगे आके मैंने पिताजी को, मैं देखा पिताजी घर में बैठे हैं। बोले क्या बात है, घर में बैठो, ज़मीन पे नहीं गया? बोले नहीं, ज़मीन तो मैं सारे बेच दिया। बोले सारे ज़मीन बेच दिया तो ये क्या, क्यों बेचा? बोले क्योंकि दूसरा ज़मीन मेरा तैयार हो गया। हाँ। अरे कहाँ है तुम्हारा दूसरा, कहाँ खरीदे? हाँ। बोले क्यों, सामने बैठे हो। हाँ। तो ये पुराने ज़माने के लोगों को ऐसा ख्याल था, जब उनका बेटा उनका बेटी उनके लिए अमानत है, पढ़ा लिखा करके या कुछ करके बुढ़ापे में उनका सहारा बनेगा। तो वो जो चीज़ हमें सिखाया गया था आज भी वही है। तो मैं उसका सम्मान करता हूँ, मेरा पिता का जो ख्याल था उसको सम्मान करता हूँ। और बस ऐसे ही नौकरी में फिर तो नौकरी लग गया, एक दो दो तीन तीन नौकरी छोड़े, फिर एक जगह पे आए। तो 1997 में ऐसा जहाँ मैं काम करते थे वहाँ दूध का क्राइसिस था। तो मैं वही सोचा, जब दूध तो बंगाल में भी थोड़ा बहुत है, तो हम बिहार से दूध लाते थे, आंध्र प्रदेश से दूध लाते थे। तो हमने बोला यहाँ हम प्रोक्योरमेंट शुरू करते हैं। मैं दूध का क्राइसिस मतलब ये कंपनी क्राइसिस मान लीजिए आपको 50,000 लीटर दूध की ज़रूरत है। अब यहाँ प्रोडक्शन मतलब सरप्लस जो है वो 25,000 आपको मिल रहा है, 25,000 नहीं मिल रहा है। तो आगे आप बढ़ेंगे कैसे? आपका कंपनी जब आगे बढ़ाना है आपको तो रॉ मटेरियल रिसोर्सेस चाहिए। अब रॉ मटेरियल ही अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ नहीं सकते। तो इस तरह मैंने 1997 में जहाँ मैं काम करता था वही प्रोमोटर जो थे वो मेरे को इंस्पायर किया, जो तुम कर सकते हो तो करो। तो मैंने चालू किया। तो चालू करने के बाद मैं 12 घंटा, उसके बाद 14 घंटा, उसके बाद 16 घंटा और दिन में 20-20 घंटा भी काम किया। 20-20 घंटा 20-20 घंटा भी। ये देखिए मेहनत। मैं नौकरी भी किया और साथ में बिजनेस भी किया। तो मतलब 97 में आपने नौकरी कर रहे थे और नौकरी कर रहा था, साथ में बिजनेस भी कर रहा था। अच्छा। और 2-3 साल के बाद ये जैसा बुरा महात्मा ना नेशा होता है ना, वो वैसा हो गया मेरे साथ। मतलब ऑब्सेस्ड हो गया। हाँ, बिजनेस ऐसा एक चीज है, आप कितना पैसा कमा रहे हो, अगर थोड़ा सा सक्सेस हुआ तो आपको मन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा और थोड़ा आगे बढ़े और थोड़ा आगे बढ़े, और इसका कोई अंत नहीं है। जैसा एक कहावत है, स्काई इज द लिमिट। तो उस तरह ही हम सोचते जाए। और 2003 में मैंने नौकरी छोड़ दी। छोड़ के जब चालू किया था, इट वॉज ए प्रोप्राइटरशिप फार्म, रेड काउ डेयरी। तो उसका मालिक मेरे बीबी है। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप किया, उसका पार्टनर मैं हूँ, मैं और मेरा मिसेस। 2003 आई लेफ्ट द जॉब, मैंने छोड़ दिया नौकरी और इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। तो उसमें डायरेक्टर वही मैं और मेरे वाइफ, और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते गए। तो मैं दूध खरीदते थे गांव से, पूरा बंगाल का 14-15 डिस्ट्रिक्ट, मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैंने घुमा नहीं शायद। बिल्कुल सर। लेकिन एक बात और बताइए, मैंने कहीं पढ़ा है कि जब आपने कंपनी शुरू की थी तो आप खुद साइकिल पर जा के दूध इकट्ठा करते थे किसानों से, क्या ये सही बात है? मैं इकट्ठा भी किया, बेचा भी। अच्छा। साइकिल पे बेचा भी, साइकिल पे इकट्ठा भी किया। अच्छा। क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, साधन नहीं थे, तो मैं क्या करूं। तो और उतना दूध भी मैं इकट्ठा नहीं कर पाते थे, जब उसको फिर बेचूं कहाँ। तो हर बिजनेस के लिए आपको जो चीज़ आ रहे हैं उसको ठीक से लाना है और कुछ बना के उसको बेचना है। बनाने वाला फैक्ट्री मेरे पास नहीं है, तो मैं कच्चा दूध खरीद के कच्चा ही बेचते थे दूसरों को, दूसरे कंपनीज को। अच्छा, आप कच्चा खरीद के कच्चा बेचते थे? कच्चा ही बेचते थे। फिर चिलिंग चालू किया। फिर चिलिंग करके थोड़ा दूर में भेज सकते थे, क्योंकि दूध शेल्फ लाइफ बढ़ जाते हैं, वो 2 घंटा की जगह में कम से कम 8-10 घंटा रह सकते हैं। उसके बाद पैस्चराइज किया। ये सारे टेक्नोलॉजिकल टर्म है जो दूध की टेक्नोलॉजिस्ट या दूध की क्षेत्र में जो भाई लोग, हमारे बुजुर्ग या जूनियर जो भी काम करते हैं वो लोगों को मालूम है। तो इस तरह करते करते फिर मैं चिलिंग प्लांट किया। चिलिंग प्लांट से फिर एक छोटा सा पैस्चराइजेशन प्लांट किया, डानकुनी बोल के एक जगह जहाँ पर आज हम बिल्कुल हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं, यहाँ से थोड़ा 10-15 मिनट दूर में मेन रोड पे वो फैक्ट्री है। उधर मैं चालू किया 2008 से। तब तक मेरे पास थोड़ा थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हुआ, मेरा स्टाफ हुआ, मेरा छोटा एक तो ऑफिस बनाया, मैं 2-4 टैंकर खरीदे। तो प्रोडक्ट बना के कैलकाटा मार्केट, एडजेसेंट मार्केट में मैंने दिया।
तो वो एक्सेप्ट हो गया, बिकॉज माई जॉब, मतलब मैं जो काम करते थे ये क्वालिटी कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब मेरा, और बैक्ड बाई माई क्वालिफाइड, मतलब मेरा जो क्वालिफिकेशन है, मेरा जो शिक्षा में जो मैंने ग्रेजुएशन किया जहाँ, तो ये सब मिला के और ऊपर वाला का दया से और मेरा जो वैल्यूड कंज्यूमर्स है वो लोगों को पसंद आया मेरा प्रोडक्ट। फिर दूसरा फैक्ट्री बनाया, फिर तीसरा फैक्ट्री बनाया। नाउ वी हैव 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विथ अराउंड 35 मिल चिलिंग प्लांट्स कवरिंग 13, मतलब 13 डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल का 13 डिस्ट्रिक्ट लेके हम लोग काम करते हैं। और 35 सर, आज तकरीबन आपका जो टर्नओवर की हम बात करें, कितना टर्नओवर तकरीबन जा चुका है? सर लास्ट ईयर वी हैड 1085 अराउंड 1100 करोड़। सो इस साल हम लोग, ऐसा तो ऊपर वाला ठीक रहे तो हम लोग 1200 करोड़ रुपया क्रॉस कर जाएंगे। वाओ सर, ये बताइए कि जो कि जर्नी रही है, हाँ जी, वो 3 रुपए से लेके आज 1100 करोड़ रुपए, कभी आपको लगा, मतलब मैं आप सबके लिए पूछूं क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है ये, कभी आपको लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, मैं क्विट कर जाऊं? कभी लगा कि क्विट कर जाऊं? नहीं लगा, कभी नहीं लगा? नहीं, कभी नहीं लगा। बहुत सारा प्रॉब्लम, जितना बिजनेस बढ़ रहा है और सबके साथ ऐसे ही होते हैं, उतना आपको बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई देगा, सामने आएगा, तो प्रॉब्लम को साधना करना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे, उतना अच्छी तरह तो डर के नहीं भागेंगे उससे। हाँ, तो वो प्रॉब्लम आया, हम भाग गया। देखिए एक चीज मैं जो मानता हूं, अब जो बिजनेस कर रहा है ये सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं नहीं करता खुद, तो मैं नौकरी, आज मैं कोई कंपनी का जनरल मैनेजर होकर 5 लाख रुपया मेरे को भी तनख्वाह मिलता, 10 लाख रुपया मेरे को भी तनख्वाह मिलता, अच्छा गेस्ट हाउस मिलता, गाड़ी उड़ी सब कुछ मिलता, तो आराम की जिंदगी थे। सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक खत्म हो जाते। लेकिन हमारे बिजनेस में 24 घंटा को भी खत्म ही नहीं होता, ये चलता रहता है। ये इसलिए चलता रहता है क्योंकि इसमें हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, हम एम्प्लॉय नहीं होते, वी जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। ये ऊपर वाला का आशीर्वाद, पिता माता का आशीर्वाद, आज हम लोग इतना काबिल हुआ जे हम 1284 एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली जनरेट किया, 1284, यानी करीबन 1300 लोगों को ये डायरेक्ट रोजगार दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जो पीएफ ईएसआई सरकारी नियम का अनुसार में कवर्ड है। हाँ, और इनडायरेक्टली देखिए, जितना बीएसपी है, जितना गाड़ी चलता है, 200 से ऊपर गाड़ी चलता है, उसका ड्राइवर, उसका हेल्पर, डिस्ट्रीब्यूटर, तकरीबन 600-700 डिस्ट्रीब्यूटर है, उनका परिवार, ऐसा गिनेंगे तो 10,000 परिवार होंगे जो इस क्षेत्र में, इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे खाने के लिए तो 500 रुपया दिन में होने से बहुत है, लेकिन ये 10,000 परिवार का जो परिवार है, इस कंपनी के साथ जुड़ते हुए ये लोग आराम से है, ऊपर वाला का दया से अच्छे हैं। आप देखिए पाप पुण्य जो होता है, मैं तो सोचता हूं मैं बहुत पुण्य करता हूं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जब आप नारायण दास से मिलते हैं तो आपको ये नहीं लगता है कि अब एक एंटरप्रेन्योर से मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की टोन में आपसे बात करते हैं और जिस तरीके का ये जवाब दे रहे, तो आप देख सकते हैं कि वो जो हम्बलनेस है वो इनकी बातों में साफ झलकती है कि मैं चाहता तो आराम की जिंदगी जी सकता था। हाँ, लेकिन आज सर आपने जो ये अभी इन्होंने वीडियो में कहा कि 20-20 घंटे मेहनत की है। हाँ, मैं अभी भी सर आराम में ही हूं। मैं जब भी सोचता हूं, जो भी देखता हूं, जितना भी मेरे पास लीगल प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये चिट्ठी, वो चिट्ठी, ये हजारों आते रहते हैं, हजारों प्रॉब्लम रोज का आता है, वो मेरा काम है। लेकिन जो भी मैं देखता हूं, जो 1000-1200 लोगों का पेट इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है, इनका खाना दोपहर का, इनका बच्चे की खाना दोपहर का जुड़ा हुआ है, सही, तो मुझे लगता है जो एक जमाना था आज से 50 साल पहले, मेरे पापा, मेरा पिताजी भी वही सोचते थे, बेटे को खाना कैसे खिलाऊंगा। तो ये जो जनरेट एम्प्लॉयमेंट हुआ, तो मैं सोचता हूं ये मेरा पुण्य का काम, मैं और मेरा बेटा और मेरा जितना सारा स्टाफ आए, हाथ पैर लंग्स हार्ट जो भी है, सबका टीम, हम लोग आजकल बोलते हैं टीम रेड काउ, तो टीम रेड काउ जो काम अभी कर रहे हैं, लेड बाई, अभी मैं तो हूं, अब मेरे से भी ज्यादा काम अभी मेरा बेटे करते हैं, नंदन जी करते हैं। वो उसको दिशा और आगे बढ़ा रहा है, उसका विजन बहुत कुछ है। हम दूध के साथ साथ आजकल फूड डिवीजन में भी चले गए। अच्छा, हम ब्रेड तैयार करते हैं, अचार, जैम, जेली, पिकल्स, नूडल्स, म्यूसेली,
बहुत सारा चीज हम लोग तैयार करके अभी फूड डिवीजन है कलेक्ट किया। उधर में भी 100-150 आदमी का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। वाला रोजगार कम हो लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको कमेंट करिए कि क्या कहना है आपको नारायण दा की जिंदगी के बारे में और क्या आपने उससे सीखा। कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ऐसे लोगों की जिंदगी, क्योंकि ये हमें कितना कुछ सिखा रहे हैं और ऑफ कोर्स बेरोजगारी से भी लड़ रहे हैं। थैंक यू नारायण दा फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।